So myself, Puneet Kamra, and I have done my graduation in commerce. I am a full-time trader since 2007, and I have seen so many up and downs in the market. I have seen 2008 crash, Lehman Brothers crash. I have seen China slow down in 2015-16. I have also seen 2020 COVID crash, and now I'm here to teach you about stock market, right? And I also have teaching experience since 7 year experience, and I have already trained 1500 students. तो ये तो मेरा एक शॉर्ट इंट्रो था। तो अभी जैसे हम समझते हैं फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में आपने बात करी थी ना। तो हाँ जब जी। हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो उसके अंदर हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, लाइबिलिटीज, एसेट्स, ठीक है, अर्निंग्स क्या हो रही है, क्या रेवेन्यू है मार्केट के अंदर। ये सब चीजें देख के हम फंडामेंटल एनालिसिस को एनालाइज करके हम मार्केट के अंदर या किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट। बट जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है वो हमें ये तो बताता है कि कंपनी अच्छी कर रही है, बट वो हमें ये नहीं बताता कि कब हमें एंट्री लेनी चाहिए, कब हमें एग्जिट लेना चाहिए, कहाँ हमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, राइट। हाँ ठीक है। तो फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो दो चीजों में हमारा यूज होता है। एक तो जब हम आईपीओ के अंदर अप्लाई करते हैं, आईपीओ के बारे में आप जानते हैं। हाँ जी। आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब किसी भी कंपनी को फंड रेस करना होता है तो वो आईपीओ लेके आती है, ठीक है। जब वो फंड आईपीओ लेके आती है तो उसके हमारे पास प्राइस का डेटा कोई अवेलेबल नहीं होता है। तो हम उसको कैसे एनालाइज करते हैं? हम उसको एनालाइज करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस से, कि कंपनी अच्छा कर रही है या नहीं कर रही है, कंपनी ने पिछले 2 सालों में 3 सालों में क्या परफॉर्मेंस किया है, ठीक है। उसका प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोडक्ट के बाद हम उसका सेक्टर एनालाइज करते हैं कि उसके सेक्टर में क्या ग्रोथ है या नहीं है। सेक्टर के बारे में जानते हैं क्या होता है सेक्टर? हाँ, कंपनी क्या काम करती है, क्या वर्क करती है। राइट राइट। जैसे टाटा मोटर्स है, मारुति है, ये ऑटो सेक्टर से हैं। सन ऑटो फार्मा है, सेक्टर। लुपिन है, ये फार्मा सेक्टर से हैं। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स मार्केट के अंदर होते हैं, ठीक है। तो हम जब एनालाइज करते हैं फंडामेंटल, तो हम पहले ये देखते हैं कि मार्केट में जो सेक्टर है वो क्या कर रहा है, फिर कंपनी क्या कर रही है, फिर हम उसके अंदर अप्लाई करते हैं आईपीओ में, ठीक है। दूसरा फंडामेंटल एनालिसिस हमें कब काम आता है? हमें तब काम आता है फंडामेंटल एनालिसिस जब हम मार्केट में 5 साल 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। बट फंडामेंटल एनालिसिस हमें एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस नहीं बताता है। अब स्टॉप लॉस, एंट्री और एग्जिट हमें क्या बताता है? वो बताता है हमें टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा हम कैपिटल मार्केट का ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बताता हूँ। अभी क्या होता है कि मार्केट में ना दो तरह की मार्केट होती है, एक प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट के अंदर जब कंपनी को फंड चाहिए होता है नए प्रोजेक्ट के लिए या बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, तो वो आईपीओ लेके आती है मार्केट में, ठीक है। आईपीओ की फॉर्म क्या होती है? इक्विटी। इक्विटी के फॉर्म में आईपीओ आता है, ठीक है। ऐसे ही जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आती हैं, गवर्नमेंट को जब फंड चाहिए होता है तो गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज लेके आती है डेट के फॉर्म में या बॉन्ड के फॉर्म में, जिसको हम डिबेंचर्स भी बोलते हैं और बॉन्ड्स भी बोलते हैं। डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इनमें क्या होता है? इनके अंदर जो गवर्नमेंट है वो हमसे लेंड करती है पैसा, और एक फिक्स अमाउंट, फिक्स सर्टेन पीरियड के अंदर हमें वापस करती है। मतलब जैसे एफडी होती है ना, एफडी के अंदर क्या होता है, लाइक हम बैंक में एफडी कराते हैं और हम उसको मैच्योरिटी पे और प्री मैच्योरिटी पे ले सकते हैं विद इंटरेस्ट, या क्वार्टरली या मंथली इंटरेस्ट। बट जो डिबेंचर्स और बॉन्ड्स होते हैं, जब हमसे गवर्नमेंट रेस करती है पैसा, तो वो क्या करती है, एक लॉकिंग पीरियड उसका होता है। लाइक वो 365 डेज के लिए भी ले सकती है हमसे, 180 डेज के लिए भी ले सकती है, 3 ईयर्स के भी ले सकती है, 4 ईयर 5 ईयर्स के भी ले सकती है। तो जब वो मेच्योरिटी हो जाती है तो वो हमारा प्रिंसिपल भी वापस कर देती है, और उसके साथ जो भी इंटरेस्ट बनता है वो भी हमें वापस दे देती है। तो ये तो होता है बॉन्ड्स और डिबेंचर्स का रोल, ठीक है। और इक्विटी का रोल क्या होता है? जब हम आईपीओ, कंपनी रेस करती है, आईपीओ लेके आती है, तो हम उसके अंदर अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के लिए हमने क्या अभी समझा था? फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो हमें काम में आता है, राइट। क्लियर है अभी तक? हाँ जी। ठीक है। अब जब आईपीओ लेके आना होता है कंपनी को, तो उसको कुछ सेबी के
सेबी के बारे में जानते हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हाँ हाँ। ओके। वो जैसे आरबीआई है हम बैंक्स के ऊपर, ऐसे ही मार्केट के ऊपर सेबी है, जो कि हाँ जी। एक तरह से रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे बनाती है, ठीक है, रेगुलेटरी बॉडी है। तो कुछ सेबी के नॉर्म्स और एक्सचेंज के नॉर्म्स जो है ना उनको फुलफिल करना पड़ता है। तो जब वो फुलफिल हो जाते हैं, उसके बाद वो अपना आईपीओ मार्केट के अंदर लेके आती है। ठीक है, फिर इनका ना एक प्राइस बैंड होता है। आपने देखा होगा कि कोई भी आईपीओ आता है तो उसका एक प्राइस बैंड होता है कि इतने रेट का ये आ रहा है। तो उसकी फेयर वैल्यू कैसे निकाली जाती है? जो प्राइस होता है वो, उसकी जो फेयर वैल्यू है, ताकि हम लोगों के लिए वो ऐसा ना हो कि एक्सपेंसिव हो, कंपनी के लिए भी ऐसा ना हो कि चीपर हो। तो एक फेयर वैल्यू उसकी डिसाइड की जाती है। वो कैसे डिसाइड होती है? उसके लिए कंपनीज है ना, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हायर करती है, अंडर राइटर्स हायर करती है, सीए सीए का भी काम उसके अंदर रहता है। तो वो लोग अपनी जो बैलेंस शीट है, प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और सेक्टर एनालिसिस है, उसके करने के बाद प्राइस की डिस्कवरी की जाती है। फिर जब प्राइस की डिस्कवरी की जाती है तो वो वेरिफिकेशन के लिए सेबी और एक्सचेंज के पास जाता है। फिर जब वहां से ओके होता है तो देन मार्केट के अंदर आईपीओ आता है। ठीक है। हाँ जी। अब जब हम आईपीओ अप्लाई करते हैं तो वो हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं? वो हम अपने डीमेट अकाउंट से अप्लाई करते हैं। ठीक है, डीमेट अकाउंट हम कहाँ खोलते हैं? बहुत सारे ब्रोकर्स है, जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है। देयर आर सो मेनी ब्रोकर्स इन इंडिया। ठीक है। फिर जब हम अप्लाई कर देते हैं तो उसकी अलॉटमेंट के लिए वेट करते हैं। अब अलॉटमेंट के लिए जब वेट करते हैं तो समटाइम्स हमें मिलता है, समटाइम्स हमें नहीं मिलता है, राइट? अब जब नहीं मिलता है तो उसका रीजन क्या होता है? क्योंकि वो स्टॉक जो है, जो आईपीओ है, वो ओवर सब्सक्राइब हुआ होता है। मतलब मार्केट में अगर 1 करोड़ शेयर है तो उसको 2 करोड़ लोगों ने अप्लाई कर दिया या 3 करोड़ लोगों ने अप्लाई कर दिया। तो सबको तो नहीं मिल सकता है। ठीक है। अब ये किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, ये रेंडमली इलेक्ट्रॉनिकली डिसाइड होता है, लॉटरी सिस्टम के अकॉर्डिंग रेंडमली डिसाइड होता है कि किसको मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है। तो जब हमें मिल जाता है तो हमारे जो अकाउंट में पैसे जो होते हैं उसमें कट जाते हैं। और अगर हमें नहीं मिलता है या पार्शल मिलता है तो पैसे जो है हमारे वापस आ जाते हैं। उसके बाद जब अगर हमें मिल जाता है तो हम अलॉटमेंट का स्टेटस कहाँ चेक कर सकते हैं? वो हम अपने ब्रोकर की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। ठीक है। और जब वो ब्लॉक हमारे अकाउंट के अंदर आ जाता है, डीमेट अकाउंट के अंदर आ जाता है, तो फिर उसकी एक लिस्टिंग डेट डिसाइड होती है। लिस्टिंग डेट डिसाइड होती है तो वो सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट हो जाता है। जब वो सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट हो जाता है तो वो सबके लिए इंस्ट्रूमेंट जो है वो अवेलेबल होता है ट्रेडिंग के लिए। अब उसके अंदर कोई भी बाइंग कर सकता है, कोई भी सेलिंग कर सकता है। जिनको मिला है वो अपना स्टॉक लिस्टिंग गेन के साथ बेच सकते हैं, और जिनको नहीं मिला है वो फर्दर गेन के लिए उसको उसमें ले सकते हैं। इतना क्लियर है? हाँ जी। Good. फिर मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट कौन करता है? मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं रिटेलर्स। जैसे कि आप हो गए, हम हो गए। जो लोग 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख लेके काम करते हैं उनको हम बोलते हैं रिटेलर्स। ठीक है। उसके बाद आते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जिनको हम HNIs बोलते हैं। ठीक है। इनकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट मार्केट में होती है 5 करोड़। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं DIIs। DIIs कौन होते हैं? वो होते हैं म्यूचुअल फंड कंपनीज, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज। ये लोग भी है ना अपना पैसा मार्केट में लगाते हैं। प्राइमरी मार्केट में भी लगाते हैं और सेकेंडरी मार्केट में भी लगाते हैं। उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आ जाते हैं FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बारे में आपने सुना है कि आज FIIs ने इतनी बाइंग करी, इतनी सेलिंग करी? हाँ जी। जी। तो ये बेसिकली जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, ये फॉरेन के बैंक्स होते हैं, फॉरेन की इंश्योरेंस कंपनीज, फॉरेन के म्यूचुअल फंड कंपनीज होते हैं, जो कि हमारी मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करती हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं मार्केट मेकर, जैसे जो बिग शॉट लोग होते हैं, जैसे राकेश झुनझुनवाला जी थे। ठीक है। ऐसे ही राधा कृष्ण दमानी जी हैं, ऐसे विजय केडिया जी हैं। इस तरह के जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं वो भी मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। फिर मार्केट के अंदर है ना एक्सचेंज होती है, NSE BSE, आपने सुना होगा जरूर। हाँ। उनके है ना इंडाइसिस भी होते हैं। इंडाइसिस मतलब इंडेक्सेस।
जो हमारे यहाँ पे जो मेन जो दो मेजर एक्सचेंज है ना, उनका नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा। तो जो हमारी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना, ये वर्ल्ड की 10th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1992 में हुई थी। ये पहली हमारी इंडिया की पहली इलेक्ट्रॉनिकल एक्सचेंज थी जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेड कर पाते हैं। ठीक है, इससे पहले जैसे कि आपने देखा होगा, मूवीज में दिखाते हैं या सीरीज में दिखाते हैं, एक रिंग होता था बीएससी का, उसके अंदर ही खाली ये चीज पॉसिबल थी कि स्टॉक्स को आप खरीद सकते हो और बेच सकते हो। हम्म। जब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आई 1992 में, तो उन्होंने सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेडेबल सिस्टम स्टार्ट किया था। वैसे इंडिया के अंदर 23 एक्सचेंजेस हैं। स्टॉक्स के लिए अलग एक्सचेंज है, ठीक है। कोमोडिटीज के लिए अलग एक्सचेंज है, एमसीएक्स का नाम आपने सुना होगा, जहाँ पे सिल्वर और गोल्ड ट्रेड होता है। ऐसे ही एग्रीकल्चर की कोमोडिटीज जो होती है, जैसे वीट है, राइस है, सोयाबीन है, ये सब भी है ना, मार्केट में ट्रेड होती है, और इनके लिए एक अलग एक्सचेंज होती है, उसको एनसीडीएक्स बोलते हैं। तो ऐसे कुल मिला के हमारे इंडिया में 23 एक्सचेंजेस है, जिसके अंदर काफी सारे स्टॉक्स भी लिस्टेड है, काफी सारी कमोडिटीज भी लिस्टेड है, और करेंसीज भी लिस्टेड है। अब इंडेक्सेस के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हम समझ रहे थे, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ना एक इंडेक्स है, सेंसेक्स। सेंसेक्स बेसिकली जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो टॉप 30 कंपनीज हैं, उनको मिला के, उन 30 ग्रुप ऑफ कंपनीज को मिला के सेंसेक्स बना है, जो कि मार्केट में ट्रेड होता है। ठीक है। अगर आपको कभी इन्वेस्ट करना हो उन 30 कंपनीज में, तो 30 कंपनीज में इंडिविजुअल इन्वेस्ट करने की जगह आप सेंसेक्स को भी खरीद के इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से मार्केट में दूसरा इंडेक्स है निफ्टी 50। उसके अंदर निफ्टी की, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 50 कंपनी से वो ग्रुप ऑफ कंपनी से इंडेक्स बना है। ठीक है। अब निफ्टी 50 जो है, इसको है ना रीनेम किया गया था 2015 में। पहले उसका नाम सीएनएक्स निफ्टी हुआ करता था। क्लियर हो रहा है ना, अब तक सारा कुछ समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ, आ रहे हैं। जी। तो फिर है ना, सेबी के बारे में हम जैसे समझ चुके हैं, सेबी जो है रेगुलेटरी है। वो अगर कोई भी किसी भी तरह की गलती करता है, तो उस पर क्या करती है, पेनल्टी लगाती है, या उसको मार्केट से बाहर कर देती है, चाहे वो इन्वेस्टर हो चाहे वो कंपनी हो। अभी रिसेंटली एक एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज करके एक ब्रोकर फर्म है, उस पे सेबी ने 5 करोड़ की पेनल्टी लगाई थी। अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ की पेनल्टी लगाई थी। क्यों लगाई थी? क्योंकि वहां पे किसी इंडिविजुअल पर्सन के अकाउंट में कुछ गड़बड़ चल रही थी, मतलब बिना इन्फॉर्म किए ट्रेड किए जा रहे थे। तो सेबी ने क्या किया, उस कंपनी के ऊपर 5 करोड़ की पेनल्टी लगाई। तो इसी तरीके से सेबी जो है अपनी पावर का है ना यूज करके पेनल्टीज लगाती है, और कोई भी अगर उसको ब्रीच करता है, तो उस पार्टिसिपेंट को मार्केट से बाहर कर देती है, या उससे फंड उस मतलब उस पे पेनल्टी लगा देती है। अब क्लियरिंग और सेटलमेंट क्या होता है? अब जब हम कोई भी स्टॉक खरीदते हैं मार्केट के अंदर, तो उसकी है ना क्लियरिंग और सेटलमेंट का प्रोसेस होता है। लाइक जब मैं कोई स्टॉक खरीदता हूँ, तो मेरे अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, और मेरे पास मेरे डीमैट में आ जाते हैं। इसी तरीके से जो सेलर होता है, उसके अकाउंट से स्टॉक्स निकल जाते हैं और उसके पास पैसे चले जाते हैं। ठीक है। और जब हमारा कोई भी ट्रेड होता है, तो जब हम ट्रेड मार्केट में करते हैं, तो कुछ इस तरीके से एक मार्केट डेप्थ की विंडो खुलती है, जिसके अंदर जब हमें एक साइड पे बायर्स का प्राइस दिखता है, एक साइड पे सेलर का प्राइस दिखता है। जब बायर और सेलर का प्राइस मैच करता है, तो हमारा एक ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है। अभी देखेंगे आप, अगर बायर साइड पे देखेंगे और सेलर साइड पे देखेंगे ना, तो देयर इज अ डिफरेंस है यहाँ पे करीब 10 पैसे का। ठीक है। तो जैसे ही इनका, बायर का और सेलर का प्राइस मैच करता है, ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है। अब हमारी मार्केट में काम करने का फायदा क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिकली मार्केट में काम करने का फायदा ये होता है कि आपको बायर और सेलर को है ना जानने की जरूरत नहीं होती है, वो दोनों एनोनिमस होते हैं। बट ब्रोकर और एक्सचेंज के थ्रू हमारे ट्रेड्स हो रहे हैं। ठीक है। अगर आप बाहर से गोल्ड या सिल्वर लेने जाते हो, या प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो, कुछ भी चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक इंडिविजुअल पर्सन की नीड होती है। बट एक्सचेंज के यहाँ पे जो ट्रेड होते हैं ना, उसके लिए आपको किसी को जानने की जरूरत नहीं है, बाइंग और सेलिंग जो है इलेक्ट्रॉनिकली हो रही है।
इसी तरीके के ना कुछ और बेनिफिट्स होते हैं मार्केट के। एक तो मार्केट में लिक्विडिटी बहुत होती है, कि अगर आपको आज ही पैसा चाहिए तो आप अपना स्टॉक आज ही बेच के आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है। फिर यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि यहाँ पे अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करना चाहो तो 100 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हो, 1 लाख करना चाहो तो 1 लाख भी कर सकते हो। ये सारा सिस्टम टेक्नोलॉजी बेस्ड है, किसी को एक दूसरे को जानने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हाई रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 30 रुपीज वाला शेयर 30 रुपीज वाला शेयर जो है 800 तक जाने का दम रखता है। मतलब मल्टीपल टाइम्स रिटर्न्स मिल सकती हैं। अभी कोविड के टाइम पे आरबीएनएल नाम का एक शेयर 30 रुपीज का होता था, जो कि अब 800 के अप्रोक्सीमेटली ट्रेड होता है। तो इतनी हाई रिटर्न जो है वो खाली स्टॉक्स में निकल के आ सकती है, ना वो प्रॉपर्टी में निकल सकती है, ना वो गोल्ड सिल्वर में निकल सकती है। तो इसलिए स्टॉक मार्केट में ये बेनिफिट होता है इन्वेस्ट करने का। ठीक है। उसके बाद जब कंपनी, किसी भी कंपनी का हमारे पास स्टॉक होता है और कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, तो हमें डिविडेंड भी मिलता है। अब डिविडेंड क्या होता है, जब कंपनी पैसा कमा रही होती है तो अपने शेयर होल्डर्स को वो डिविडेंड देती है, मतलब कुछ प्रॉफिट की कुछ हिस्सेदारी देती है। तो जिसके पास जितने शेयर होते हैं उसके अकॉर्डिंगली उसके पास जो भी मनी, जो भी डिविडेंड देती है कंपनी, उसके अकॉर्डिंगली उसके पास पैसे बैंक में आ जाते हैं। तो ये बेनिफिट्स कुछ होते हैं हमारे। ठीक है। ये एक छोटा सा ओवरव्यू था बेसिक का जो मैंने आपको दिया है। अभी हम समझते हैं, अभी फंडामेंटल हमने समझ लिया, अब हम समझते हैं थोड़ा सा टेक्निकल के बारे में। कहीं पे भी आपको लगे कुछ पूछना हो तो आप रोक के मेरे को पूछ सकते हैं। ठीक है। ये टेक्निकल एनालिसिस की विंडो आपको दिख रही है। हाँ। अब ये टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस है ना एक ऐसा मेथड है जो कि जिसको इवेल्युएट करके हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में प्राइस की मूवमेंट है ना कहाँ जाने वाली है, उसके हिस्टोरिकल प्राइस के डेटा को देख के। अब ये जो हिस्टोरिकल प्राइस का डेटा है वो हमें कहाँ मिलता है? वो हमें मिलता है कुछ स्टॉक मार्केट की एप्स कैसे होती हैं। कदम दी मैंने कहा बढ़िया हूँ। रोज गुड मॉर्निंग बोलता है बाबा। आ जाओ मेरा मुंह बहुत। सो एक सेकेंड। तो जो प्राइस डेटा होता है हमारे पास वो कहाँ पे मिलता है? स्टॉक मार्केट की एप्स पे मिलता है, एक्सचेंज की वेबसाइट्स पे मिलता है। ठीक है। और ब्रोकर की वेबसाइट पे मिलता है। अब ये जो डेटा होता है ये दिखाई कैसे देता है? ये कुछ चार्ट्स की फॉर्म में दिखाई देता है। देख पा रहे हैं आप? हाँ। तो कुछ चार्ट्स की फॉर्म में दिखाई देता है, और चार्ट्स है ना डिफरेंट डिफरेंट तरह के चार्ट्स होते हैं। जैसे ये अभी पीपीटी में दिख रहा है, ये लाइन चार्ट है। जो लाइन चार्ट होता है वो हमें क्या बताता है, आज का क्लोजिंग प्राइस बताता है कि आज मार्केट कहाँ पे क्लोज हुई है। ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है बार चार्ट। बार चार्ट कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इसके अंदर है ना बार्स बने हुए हैं रेड कलर के और ग्रीन कलर के। जो ग्रीन कलर के बार होते हैं वो तो हमें बताते हैं कि आज है ना बायर अग्रेसिव थे, और जो रेड कलर का बार होता है वो हमें बताता है कि आज सेलर अग्रेसिव थे। अब इस बार के अंदर है ना हमें 4 तरह के प्राइसेस दिखाई देते हैं, ओपन, हाई, लो और क्लोज। ठीक है। अब जो 9:15 बजे जब मार्केट खुलती है, तो जो पहला ट्रेड होता है जिस प्राइस पे उसको हम बोलते हैं ओपनिंग प्राइस। और 3:30 पे जो प्राइस पे लास्ट ट्रेड होता है उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग प्राइस। इसी तरीके से जब 9:15 बजे से लेके 3:30 बजे तक मार्केट जब भी अपना हाईएस्ट या लोएस्ट पॉइंट बनाती है, तो उसको हम हाई और लो कंसीडर करते हैं। और उसी से बार का फॉर्मेशन होता है, ओपन, हाई, लो, क्लोज। ठीक है। तो ग्रीन कलर का बार हमें बताता है बायर अग्रेसिव है, और रेड कलर का बार बताता है हमें कि सेलर अग्रेसिव है। फिर इसी तरीके से एक होता है कैंडल स्टिक्स चार्ट, जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है टेक्निकल एनालिसिस में, एनालाइज करने के लिए प्राइस के डेटा को। ठीक है। ये जो चार्ट है ये कुछ इस तरीके से दिखता है जो कि आप पीपीटी में अभी देख पा रहे हो। अब इसके अंदर भी इसी तरीके से 4 प्राइजेस दिए होते हैं, ओपन, हाई, लो, क्लोज। और इसके अंदर है ना बॉडी बनी होती है। ग्रीन कलर की बॉडी होती है तो वो हमें बताता है कि बुल्स आर अग्रेसिव, मतलब आज मार्केट में बाइंग हुई है। और अगर रेड कलर की बॉडी बनी होती है तो हमें ये बताती है कि सेलर आर अग्रेसिव। और इसी तरीके से जो ऊपर और नीचे जो स्टिक्स निकली हुई है जो हाई और लो बता रही है उसको हम बोलते हैं अपर विक और लोअर विक। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी।
ठीक। फिर है ना कैंडल स्टिक्स के ना कुछ पैटर्न्स होते हैं। कैंडल कैंडल स्टिक के डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। कुछ सिंगल कैंडल स्टिक के पैटर्न्स होते हैं, कुछ डबल कैंडल स्टिक्स के पैटर्न्स होते हैं, कुछ ट्रिपल कैंडल स्टिक्स के पैटर्न्स होते हैं, जो कि हमें ना मार्केट को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करते हैं कि हमें कहाँ पे पोजीशन लेनी चाहिए, कहाँ पे हमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और कहाँ पे हमें टारगेट लगाना चाहिए। उनके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ नेम्स लिखे हुए हैं डबल कैंडल स्टिक पैटर्न्स के: बुलिश एंड बेरिश एंड गल्फिंग, piercing pattern dark cloud cover, bullish and bearish harmony, bull sash bear sash, tweezer top tweezer bottom। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल कैंडल्स होते हैं, सिंगल कैंडल के फॉर्म में भी होते हैं, ट्रिपल कैंडल के फॉर्म में भी होती है, और डबल कैंडल के फॉर्म में भी होते हैं, जो कि हमें ट्रेड करने में हेल्प करते हैं। अब जो बुलिश एंगल्फिंग होती है वो कुछ इस तरीके से विजिबल होती है चार्ट पे। और जब ये पैटर्न बनता है ना, इस पैटर्न के बनने के बाद मार्केट है ना ऊपर जाने को लगती है, ऊपर चली जाती है। ठीक है। तो इसी तरीके से है ना, डिफरेंट डिफरेंट कैंडलस्टिक्स है ना डिफरेंट डिफरेंट तरीके से समझते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट कैंडलस्टिक्स का है ना डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजी होती है। ठीक है। और साइकोलॉजी क्या होती है? साइकोलॉजी ये होती है कि अगर मार्केट ऊपर जा रही है और ये वाला पैटर्न बना है, तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, उस लॉजिक को है ना क्लास में डिटेल में समझते हैं कि इसके पीछे साइकोलॉजी का है क्या है, और हमें कब एंट्री लेनी चाहिए और हमें कब यहाँ से एग्जिट लेना चाहिए। ठीक है। तो ये जो मल्टीपल कैंडल्स बन रही हैं, अब मल्टीपल कैंडल्स के अंदर ये वाला पैटर्न तो मल्टीपल बार आ सकता है, बिल्कुल आता है मल्टीपल बार। बट हमें कौन सी जगह पे इसकी प्लेसमेंट चाहिए, उसके बारे में हम जब कोर्स करेंगे तो कोर्स के अंदर हम पूरा डिस्कस करते हैं डीपली कि इसकी प्लेसमेंट हमें कहाँ चाहिए जब हमें इसको ट्रेड करना है। तो डिफरेंट डिफरेंट कैंडलस्टिक से डिफरेंट डिफरेंट जगह पे बनती है, और डिफरेंट डिफरेंट उनका रिएक्शन होता है मार्केट में। अभी जैसे ये बुल पियर्सिंग पैटर्न है, ये देखो ये बॉटम पे बुल पियर्सिंग पैटर्न बन रहा है, और उसके ब्रेक, उसके हाई ब्रेक होने के बाद मार्केट कैसे ऊपर जा रहा है। ठीक है। तो इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो कैंडलस्टिक्स होती है उनका डिफरेंट डिफरेंट रोल होता है मार्केट के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजी होती है, और डिफरेंट डिफरेंट जगह उनकी प्लेसमेंट काम करती है। उसके बारे में हम डिटेल में कोर्स में समझते हैं। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आ जाते हैं चार्ट पैटर्न्स। चार्ट पैटर्न्स के बारे में आपने सुना है कभी? हाँ जी। ओके हाँ, गुड। सुना है। कौन से चार्ट पैटर्न के बारे में आपने सुना है? हम्म, वो सब में टेक्निकल में मुझे कुछ नहीं पता। जस्ट इतना सुना है डोजी होता है और वो डोजी जो होता है वो कैंडल सिक्स के अंदर होता है, कैंडल सिक्स पैटर्न होता है। बट चार्ट हाँ। पैटर्न्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं। जो कैंडल सिक्स की फॉर्मेशन होती है वो एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल के मल्टीपल में होती है। बट जो चार्ट्स पे चार्ट पैटर्न की फॉर्मेशन होती है वो मल्टीपल कैंडल स्टिक्स की फॉर्मेशन के बाद होती है। अब जो ये चार्ट पैटर्न्स होते हैं ये भी हमें कैंडल स्टिक्स की तरह फ्यूचर को फ्यूचर की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करते हैं। अब इनके भी डिफरेंट डिफरेंट नाम्स होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती हैं। जैसे कि ये कुछ नाम्स लिखे हुए हैं: हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रायंगल, फ्लैग्स, कप एंड हैंडल, राउंडिंग टॉप, बॉटम, चैनल एंड वेजेस। तो इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं, और इनकी ना डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती हैं। भी जैसे ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना हुआ है, तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद सीधा प्राइस ऊपर चला गया। अब इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो कहाँ पे होनी चाहिए वो हम क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है। इसमें कितनी वेव्स होनी चाहिए, वेव्स कब कब कहाँ कहाँ टच होनी चाहिए, ये बहुत मैटर करती है। उसके अकॉर्डिंगली हमारा स्टॉप लॉस भी डिसाइड होता है, टारगेट भी डिसाइड होता है, और एंट्री भी डिसाइड होती है। ठीक है। जब हम ये सब पैटर्न्स करते हैं तो इसके साथ हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग प्लान बनाना सीखते हैं। ट्रेडिंग प्लान बनाना क्या होता है? ट्रेडिंग प्लान बनाना यही होता है कि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, हमारी एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए। तो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न डिफरेंट डिफरेंट वर्क करते हैं मार्केट के अंदर। अभी हम एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, देर आर मल्टीपल पैटर्न्स, बट हम दो तीन एग्जांपल्स को और समझ लेते हैं। अभी ये देखिए, जैसे ये फॉलिंग चैनल है, फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट कैसे ऊपर जाने लगा। ठीक है। अब इसका टारगेट क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, एंट्री क्या होनी चाहिए,
वो डिटेल में जो उसके पीछे साइकोलॉजी है वो सारी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, डाउन ट्रेंड में क्या बनना चाहिए, अप ट्रेंड में क्या बनना चाहिए, कौन सा पैटर्न रिवर्सल है, कौन सा कंटिन्यूएशन पैटर्न है, कौन सा न्यूट्रल पैटर्न है। डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स और डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजी इनके बिहाइंड में है। ठीक है, कब एकुमुलेशन हो रहा है, कब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, डिमांड जोन कौन सा है, सप्लाई जोन कौन सा है, सपोर्ट कहाँ पे है, रेसिस्टेंस कहाँ पे है, प्राइस एक्शन कहाँ पे वर्क करेगा, उसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे ज्यादा अच्छी चीज पता है क्या होती है, कि यहाँ पे जब हम ट्रेंड आइडेंटिफाई करना सीख लेते हैं, तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के साथ हम आपको ये भी बताते हैं कि आपको ट्रेड कैसे लेना है, ट्रेड कहाँ लेना चाहिए, कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, कहाँ पे आपको टारगेट मिलना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें भी हम हैंड होल्डिंग पूरी करते हैं जब तक आपका कोर्स खत्म नहीं होता। ठीक है, ये सारी चीजें हम इसके अंदर कवर करते हैं। फिर चार्ट पैटर्न्स के बाद क्या होता है, चार्ट पैटर्न्स के बाद आ जाते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। अब ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस तो सुन लिया हमने, टेक्निकल एनालिसिस भी सुन लिया। जो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस होता है ना, ये हमें हेल्प करता है हमारी एक्यूरेसी बढ़ाने में। जब हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, हमारे जो स्टॉप लॉसेस होते हैं वो छोटे होते हैं, और हमारा जो रिवॉर्ड होता है वो बड़ा होता है। जब हमारा रिवॉर्ड बड़ा होता है तो एट द एंड ऑफ द मंथ क्या होता है, हम प्रॉफिटेबल रहते हैं। ठीक है, तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हमें इसलिए काम आता है। उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद आ जाता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में क्या बताया जाता है कि आपके पास कितनी कैपिटल है, तो आपको कितनी कैपिटल को एक ट्रेड में डिप्लॉय करना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस कितना बड़ा होना चाहिए, आपको अपनी कैपिटल पे कितना रिस्क लेना चाहिए, कैसे आपको काम करना चाहिए, ट्रेडिंग प्लान बनाना भी सिखाया जाता है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो ये सब चीजें उसके अंदर कवर करते हैं। मनी मैनेजमेंट सिखाया जाता है कि मनी को आपको कैसे मैनेज करना है, डाइवर्सिफाई रखना है, हमेशा एक ही जगह पे आपको नहीं डालना है सारा पैसा, अपने पोर्टफोलियो को डिफरेंट डिफरेंट जगह पे पैसे इन्वेस्ट करने हैं। ठीक है, ये सिखाया जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी हो गए, चार्ट पैटर्न्स भी हो गए। अब है ना, मार्केट के अंदर जैसे हम चार्ट्स को देखते हैं तो चार्ट्स हमारे कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। अब चार्ट्स में आप देखिए, ये दो लाइनें चल रही हैं चार्ट के ऊपर, कैंडल्स के साथ साथ, इनको हम बोलते हैं मूविंग एवरेजेस। ये एक इंडिकेटर होता है जो कि हमें ना ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स के बारे में हम डिस्कशन करते हैं, जैसे बोलिंजर बैंड हो गया, ठीक है, मूविंग एवरेज हो गया, ठीक है, एडीएक्स हो गया, एडीआर हो गया, आरएसआई हो गया। जैसे ये नीचे लगा हुआ है आरएसआई, जो नीचे लगता है ना, प्राइस के नीचे लगता है, जिसकी प्लेसमेंट नीचे होती है, उसको हम बोलते हैं ऑसिलेटर। अब ये ऑसिलेटर क्या होता है, ऑसिलेटर हमें प्राइस की स्ट्रेंथ बताता है, कि अगर हम बाय कर रहे हैं तो प्राइस में स्ट्रेंथ है जो हमें हमारा टारगेट अचीव होने में हेल्प करेगी। तो हम इसको कैसे स्टडी करना है वो बताते हैं। बुकिश नॉलेज के अलावा हम यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस से आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी साथ साथ देते हैं, ताकि आप और अच्छे से ट्रेड करने में और ट्रेडिंग प्लान बनाने पे अपना करियर इसमें डेवलप कर पाए। ठीक है, चाहे आप ट्रेडिंग करना चाहे इसमें, चाहे आप अपना जॉब करना चाहे, आप इसके अंदर अपना फ्यूचर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी टेक्निकल एनालिसिस की बात। अब हम बात करते हैं ऑप्शंस की। फ्यूचर एंड ऑप्शंस का नाम सुना है आपने? हाँ जी। ओके, तो फ्यूचर, ये मेरी पीपीटी विजिबल है आपको, डेरिवेटिव मार्केट एंड इट्स ऑपरेशन की? हाँ। ओके, बेसिकली क्या होता है, डेरिवेटिव मार्केट के अंदर होती है फ्यूचर एंड ऑप्शन। ठीक है, अब ये डेरिवेटिव मार्केट क्या होती है, डेरिवेटिव जो होते हैं ना, उनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है, बट उनकी वैल्यू जो डिराइव करती है वो किसी अंडरलाइन एसेट से करती है। अब वो अंडरलाइन एसेट इंडेक्स भी हो सकता है, चौक भी हो सकता है, करेंसी भी हो सकता है, कमोडिटी भी हो सकता है, बॉन्ड भी हो सकता है। अब कैसे डिराइव करती है उसको हम समझ लेते हैं। जैसे हमारे घरों में चीनी यूज होती है, ठीक है, चीनी कहाँ से मिलती है, हमें शुगर केन से मिलती है। तो जब मार्केट के अंदर शुगर केन की डिमांड बढ़ती है तो शुगर के प्राइस बढ़ने लगते हैं, जब उसकी सप्लाई बढ़ती है तो शुगर के प्राइसेस घटने लगते हैं। इसी तरीके से जो डेरिवेटिव्स की मार्केट है, उसके अंदर जो डेरिवेटिव की वैल्यू है वो किसी स्टॉक के प्राइस से, किसी इंडेक्स के प्राइस से, किसी कमोडिटी के प्राइस से डिराइव करती है। ठीक है, अब जैसे कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में क्या जानते हैं आप?
फ्यूचर इन। फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में कुछ जानते हैं? नो, मैंने सुना हुआ है ऑप्शन और FNQ और वो सब होता है। ठीक है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर क्या होता है? फ्यूचर्स के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया, जब हम किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, सपोज हमने रिलायंस के 500 शेयर खरीदने हैं, तो रिलायंस के 500 शेयर खरीदने के लिए मेरे को आज के टाइम पे 6.5 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि 1250 रुपए हम्म। के आसपास का शेयर है। ठीक है। बट जब हम फ्यूचर्स में काम करते हैं तो हमें 6.5 लाख रुपए नहीं चाहिए। ठीक है। हमें कितने पैसे चाहिए? करीब 1.5 लाख रुपए। ठीक है। तो फ्यूचर के अंदर है ना, हमें लीवरेज मिलती है काम करने की। और फ्यूचर को कैसे प्रिडिक्ट करते हैं? फ्यूचर की इंटरस्पेट करने के लिए हमारे पास एक डेटा अवेलेबल होता है, जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देता है: ओपन इंटरेस्ट, प्राइस और इंटरप्रिटेशन। ये लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग। जब हम इसको कंबाइन कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस से, तो हमारी एक्यूरेसी 10% और इंक्रीज हो जाती है। अगर हम टेक्निकल एनालिसिस से 80% की एक्यूरेसी से काम कर रहे हैं, तो ये हम डेटा को ऐड करके अपनी एक्यूरेसी 90% तक ले जा सकते हैं। ठीक है। तो इसका डेटा कहाँ पे मिलता है? इसके लिए भी हमारे पास वेबसाइट्स अवेलेबल है, जैसे सेंसिबल है, एंजल जो ब्रोकर की साइट है, उसके अंदर भी ये डेटा मिल जाता है। तो ये वाला डेटा भी हमें इजीली ऑनलाइन मिल जाता है। अब इसके बाद क्या आता है? ऑप्शन ट्रेडिंग आती है। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर दो चीजें होती है, एक कॉल होता है और एक पुट होता है। अब ये कॉल और पुट क्या होता है? कॉल, विच इज अ बेट दैट स्टॉक विल राइज। जब हम कॉल खरीदते हैं, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट जो है वो बढ़ने वाली है, या स्टॉक जो है वो बढ़ने वाला है। और जब हम पुट खरीदते हैं, तो उसका मतलब होता है कि विच इज अ बेट दैट स्टॉक विल फॉल। इसका मतलब यह है कि पुट हम खरीद रहे हैं तो मार्केट जो है वो गिरने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, सपोज हमने कोई 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी, तो उसके अगेंस्ट में हम 50,000 रुपए का बयाना देते हैं। राइट? सुना है हम्म। आपने? ऐसा होता है। हाँ। तो कभी कभी क्या होता है, जब हम बयाना देते हैं 50,000 रुपए का, और हमें टाइम होता है 2 महीने या 3 महीने प्रॉपर्टी की पेमेंट करने में, तो हमारी प्रॉपर्टी के प्राइस 10 लाख रुपए वाली के 12 लाख हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, बयाने बयाने पे ही प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, बेच देते हैं हम्म। आगे। तो हमें बेनिफिट क्या हो जाता है? 2 लाख रुपए का बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि हमने खरीदी तो 10 लाख वाली थी, दिए 50,000 थे, तो हमने 12 की बेच दी, तो हमें 2.5 लाख रुपए वापस मिल जाते हैं, तो 2 लाख का बेनिफिट हो जाता है। इसी तरीके से ऑप्शन मार्केट काम करती है। सपोज रिलायंस का कोई शेयर है, रिलायंस जो है वो 1200 रुपए में ट्रेड कर रहा है, उसका मैंने कोई ऑप्शन 50 रुपए में खरीदा, और रिलायंस का शेयर 1200 रुपए से 1300 हो गया, तो जो ऑप्शन है उसके अंदर भी जो गेन हो जाएगा, उसको मैं प्रॉफिट में बुक कर सकता हूँ। ठीक है। अब जैसे मैंने फ्यूचर में रिलायंस के 500 शेयर खरीदने के लिए 1.5 लाख रुपए दिए थे, ऐसे ही ऑप्शन के अंदर मेरे को 500 शेयर खरीदने के लिए कितने पैसे चाहिए? मात्र मात्र 2,500 रुपए। सॉरी, हम्म। 25,000 रुपए। माई बैग। 25,000 रुपए चाहिए। 50 रुपए का अगर एक ऑप्शन है, और मैंने 500 शेयर उसके खरीदे, तो मेरे को 25,000 रुपए चाहिए। तो ऑप्शन के अंदर क्या होता है, हमारी इन्वेस्टमेंट और कम हो जाती है, बट हम उसके अंदर गेन और भी ज्यादा कमा सकते हैं। गेन तो हम वही कमा सकते हैं जो कि स्टॉक में प्राइस में बढ़ रहा है। ठीक है। अगर स्टॉक का प्राइस 1250 से 1300 हो गया, तो 50 रुपए का गेन हो गया मेरे को। वही 50 रुपए का गेन मेरे को ऑप्शन में हो गया, तो मैं ऑप्शन में इस तरीके से पैसे कमा सकता हूँ। ऑप्शन का हमारे पास ये रोल होता है। ठीक है। अब ऑप्शन का डेटा रीड करने के लिए हमारे पास है ना एक ऑप्शन चेन अवेलेबल होती है, जो कि कुछ इस तरीके से दिखती है। इसके अंदर है ना डिफरेंट डिफरेंट चीजें लिखी हैं, जैसे ओपन इंटरेस्ट, OI का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट। ठीक है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम, आई भी लिखा हुआ है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस। ठीक है। स्ट्राइक प्राइसेस। तो इस ऑप्शन चेन से है ना हम एनालाइज करके ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट है ना किस रेंज में रहने वाली है। एक रेंज निकल के आ जाती है, इससे हमें पता लग जाता है कि मार्केट की जो रेंज है वो 200 पॉइंट्स की है या 300 पॉइंट्स की है। तो 200 पॉइंट्स की रेंज अगर हमारी निकल के आती है, तो फिर हम क्या करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प लेके हम इसके अंदर ट्रेड करते हैं। जब हम ऐसे दोनों की हेल्प लेके ट्रेड करते हैं, तो हमारी एक्यूरेसी ना बहुत अच्छी आती है, और हम पैसे कमा सकते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन की जो मार्केट है वो इस तरीके से वर्क करती है। ठीक है। फिर
ऑप्शंस के अंदर है ना दो चीजें और होती हैं। एक तो होती है ऑप्शंस के अंदर स्ट्रेटेजीज, नॉर्मल स्ट्रेटेजीज, और एक होती है हेजिंग वाली स्ट्रेटेजीज। अब नॉर्मल वाली स्ट्रेटेजी और हेजिंग वाली स्ट्रेटेजीज में क्या फर्क होता है? नॉर्मल वाली स्ट्रेटेजीज जो होती है उसके अंदर लिमिटेड रिस्क होता है, ठीक है, और अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है। और जो हेजिंग वाली स्ट्रेटेजीज होती हैं उसके अंदर क्या होता है, उसमें लिमिटेड रिस्क होता है और लिमिटेड ही प्रॉफिट होता है, ठीक है। अगर 25 रुपए का रिस्क है तो 50 रुपए का प्रॉफिट होता है, उसमें इस तरीके से होता है। और जो नॉर्मल स्ट्रेटेजीज होती है उसमें 25 रुपए का रिस्क है तो उसमें 50 का, 100 का, 200 का प्रॉफिट भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमारी कुछ स्ट्रेटेजीज होती है, 14-15 स्ट्रेटेजीज होती है जिसको हम क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं डिटेल के अंदर, और पूरा डिटेल में सीखते हैं कौन सी स्ट्रेटेजीज कहाँ पे अप्लाई करनी है, किस तरह की मार्केट में अप्लाई करनी है, ट्रेंडिंग मार्केट में अप्लाई करनी है या साइडवेज मार्केट में अप्लाई करनी है। वो डिफरेंट डिफरेंट मार्केट के अकॉर्डिंगली वो स्ट्रेटेजीज बनी हुई है जो कि हमें ट्रेड करने में हेल्प करती है। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी। तो इसी तरीके से हमारा फ्यूचर एंड ऑप्शंस का मतलब डेरिवेटिव एनालिसिस हो जाता है, फंडामेंटल एनालिसिस हो जाता है और टेक्निकल एनालिसिस हो जाता है। ठीक है, जब ये तीनों चीजें हो जाती हैं तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें फंडामेंटल एनालिसिस आता है तो हम क्या कर सकते हैं, टेक्निकल की हेल्प लेके स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, एंट्री का पता कर सकते हैं और टारगेट का पता कर सकते हैं। बट अगर हमें टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता है और डेरिवेटिव एनालिसिस नहीं आता है तो ना हम ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं, ना हम ये पता लगा सकते हैं कि कब हमें एंट्री करना है, कब हमें एग्जिट करना है, कहाँ हमें स्टॉप लॉस लगाना है। तो तीनों स्टडीज की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। जब हम तीनों स्टडीज कर लेते हैं तो हम अपना जो करियर है वो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके भी बना सकते हैं, जॉब करके भी बना सकते हैं। अब ये आपका पर्सपेक्टिव है कि आप क्या करना चाहते हो लाइफ में, ट्रेडिंग करना चाहते हो या जॉब करना चाहते हो। अकॉर्डिंगली सारी चीजें साथ साथ चलती है। क्लियर है आपको सब? हाँ जी। अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ऑप्शन FNQ में होता है जो ऑप्शन, वो कितने दिन का होता है मैम, उसमें? एफएनओ में जो डेरिवेटिव एनालिसिस है उसको सीखने के लिए पहले टेक्निकल एनालिसिस आना जरूरी है। तो जब नो नो हम नो नो, टेक्निकल, सॉरी, मैं ये पूछ रही हूँ कि हम इंट्राडे में तो 1 डे का होता है कि आज खरीदा और शाम। वो दोनों दोनों तरीके से किए जाते हैं। इंट्राडे वाला भी किया जाता है, स्विंग ट्रेडिंग भी की जाती है और शॉर्ट टर्म भी की जाती है और मीडियम टर्म भी की जाती है। हर ट्रेडिंग के बारे में यहाँ पे बताया जाता है कि कौन सा ट्रेड कौन सी टाइम फ्रेम में लेना चाहिए, कौन से टाइम फ्रेम के साथ कौन सा टाइम फ्रेम आपको एनालाइज करना चाहिए। वो सारी चीजें हम डिटेल में क्लास में डिस्कस करते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग भी सिखाई जाएगी, स्विंग ट्रेडिंग भी सिखाई जाएगी, बीटीएसटी और एसटीबीटी भी सिखाया जाएगा। बीटीएसटी एसटीबीटी के बारे में पता है आपको? इसके बारे में? बीटीएसटी और एसटीबीटी, नो। नो। ओके। बीटीएसटी जो होता है वो होता है बाय टुडे सेल टुमारो, और एसटीबीटी होता है सेल टुडे बाय टुमारो। शॉर्ट सेलिंग पता है आपको मार्केट में क्या होती है, शॉर्ट सेलिंग? हाँ। ओके, गुड। जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो हम बाइंग करके पैसा कमाते हैं, और जब मार्केट हाँ। नीचे आ रही होती है तो हम शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमाते हैं। सेल कर तो लो। जो एक ट्रेडर होता है वो दोनों डायरेक्शन में पैसा बनाता है, अप ट्रेंड में भी पैसा बनाता है और डाउन ट्रेंड में भी पैसा बनाता है। तो ये जो बेनिफिट होता है इससे, किससे मिलता है ये बेनिफिट? टेक्निकल एनालिसिस के सीखने के बाद ही हमें बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो जो टेक्निकल एनालिसिस और ऑप्शन का जो डेरिवेटिव एनालिसिस हम करते हैं कोर्स में कंप्लीट, उसके बाद हम इंट्राडे भी कर सकते हैं, हम स्विंग भी कर सकते हैं, हम मीडियम टर्म भी कर सकते हैं, हम शॉर्ट टर्म भी कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए तो हमारे पास फंडामेंटल एनालिसिस है ही। ठीक है, हम्म। क्लियर है? हाँ जी। ठीक है, तो मैं ये सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ। आपके जो काउंसलर हैं वो आपसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे, आप उनसे डिस्कस कर लीजिएगा। कौन है आपके काउंसलर? अनम। ओके, अनम, आर यू देयर?